हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, जो कि आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट का पेपर है। यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर कोड है आपका A239। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपके 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही हम सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, संवैधानिक अभिसमय से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक अभिसमय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या संवैधानिक अभिसमय से आप क्या समझते हैं, या परंपराओं का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर आपको यही लिखना है। संवैधानिक अभिसमय अथवा परंपराएं वे सिद्धांत, प्रथाएं तथा नियम हैं जो राजा अथवा रानी तथा उनके मंत्रियों के कार्य व्यवहार का नियमन करते हैं और संसद की गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। ब्रिटेन का संविधान इन अभिसमयों के बिना चल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए, कानून में राजा अथवा रानी अब भी यह अधिकार रखते हैं कि वे पार्लियामेंट द्वारा निर्मित किसी भी कानून को रद्द कर दें, परंतु परंपराओं ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका राजतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कुछ अंतर होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला अंतर इसमें होता है, मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, तीसरा होता है राज्य मंत्री, चौथा होता है उपमंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो देश की हर समस्या पर इनसे चर्चा करके तथा इनके सहयोग से नीति निर्धारण कर शासन का संचालन करता है। दूसरा, ये मंत्रिपरिषद बड़े आकार की होती है, जबकि मंत्रिमंडल छोटे आकार का होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। इसका उत्तर है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से रीति से संपन्न किया जाता है। निर्वाचक मंडल में 538 प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाते हैं। संपूर्ण अमेरिका को 538 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है तथा प्रत्येक नागरिक को एक मत देने का अधिकार होता है। निर्णय की घोषणा बहुमत के आधार पर की जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन राज्य स्तर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीनेट का शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, सीनेट्रियल शिष्टाचार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में एक परंपरा है, जहां राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय संघीय पद जैसे कि न्यायाधीश पर नियुक्त करते समय सावधान रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नामित व्यक्ति अपने गृह राज्य के सीनेटरों के लिए सहमत है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सीनेटर नामित व्यक्ति की पुष्टि को अवरुद्ध न कर सके। उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रपति कैलिफोर्निया से किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहते हैं, तो उन्हें कैलिफोर्निया के सीनेटरों से परामर्श करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नामित व्यक्ति उन्हें स्वीकार्य है। यदि सीनेटर नामित व्यक्ति को मंजूरी देते हैं, तो संभावना है कि सीनेट पूरी तरह से नामांकन की पुष्टि कर देगा। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो यानी जेवी निषेधाधिकार को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पॉकेट वीटो एक ऐसी स्थिति है जहां राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को न तो स्वीकार करते हैं, न ही अस्वीकार करते हैं, और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखते हैं। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, स्विट्जरलैंड के संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है प्राचीनतम संविधान, यानी स्विट्जरलैंड का संविधान वहां के प्राचीनतम गणतंत्र सिद्धांतों पर आधारित है। स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर प्राचीन काल से ही गणतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वर्तमान गणतंत्र राज्यों में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इस संबंध में एक विद्वान ब्रूक्स का मत है कि स्विट्जरलैंड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त कराती है।
अगला प्रश्न है, आरंभिक से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, संवैधानिक आरंभिक संविधान की शुरुआत या प्रस्तावना होती है जो किसी देश या राज्य के संविधान का पहला भाग होता है और यह संविधान के उद्देश्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। यदि आपके एग्जाम में आरंभक पूछा जाता है कि आरंभक से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि स्विट्जरलैंड में संविधान का संशोधन जनता के द्वारा होता है। इस व्यवस्था को संवैधानिक आरंभक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, फ्रांसीसी संसद के निम्न सदन का नाम राष्ट्रीय सभा तथा उच्च सदन का नाम सीनेट है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में संविधान की धारा 44 में केवल एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो, उदाहरणार्थ बोर्बो, आर्लेन्स या बोनापार्ट वंश का। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यही था कि गणतंत्र के स्थान पर पुनः राजतंत्र की स्थापना नहीं हो जाए। इसके अतिरिक्त फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता था। चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति पद निर्बल होने के कारण सामान्यतया प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी राजनीतिक इस पद के प्रति आकर्षित नहीं होते थे और यह पद मध्यम वर्ग के राजनीतिज्ञों का स्थान ही था। पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है और फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इस विषय में उल्लेखनीय है कि फ्रांस में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है और उसे मताधिकार प्राप्त है। यह सैद्धांतिक स्थिति है और जहां तक व्यवहार का संबंध है, अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक ही इस पद पर निर्वाचित होने की आशा कर सकता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रांस में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद सेक्शन बी, सी, डी और ई आ जाते हैं जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक खंड में आपके 2 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको केवल एक का ही उत्तर लिखना होता है। यहाँ पर सेक्शन बी है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटेन के राजा के संबंध में निम्न कथनों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, राजा राज्य करता है, शासन नहीं, और राजा कोई गलती नहीं करता। अथवा में दिया गया है, ब्रिटेन की लोक सभा विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में पूछा गया था, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व की सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका है। इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। अथवा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणालियों का मिश्रण है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद सेक्शन ई आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों की संरचना तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो यह था आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सभी प्रश्नों का भलीभांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।